बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं काइंजोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 एन इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज थेरेपी। बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है। ठीक है, सबसे पहले हम एक्सरसाइज थेरेपी की डेफिनेशन पढ़ते हैं। ये क्या चीज़ होती है? पेशेंट की रिकवरी, जब वो इंजरीज़ या किसी डिजीज़ से रिकवर होता है ना, उसको हम कहते हैं कि वो उसकी उसकी थेरेपी हुई होती है, तो उसको हम एक्सरसाइज थेरेपी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि एक तो पहली चीज़ हमारे पास आ जाती है कि हमारे पास जो रिकवरी का प्रोसेस है वो हमारे पास तब लेट होता है, मतलब तब हमारे पास रिकवरी देर से होती है जब हमारे जो मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हुए हुए हों। ठीक है, जब उनमें वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है या फिर कोई इनएक्टिविटी हो गई है मसल्स में उसकी वजह से, या फिर बहुत ज़्यादा अल्टरनेटिव पाथ्स को यूज़ करना। मतलब एक तो हम लोग के पास जब हो जाती है कोई किसी मसल में इंजरी हो जाती है तो हम लोग किसी अल्टरनेटिव तरीका, मतलब जो मसल्स काम कर रहे होते हैं उनके थ्रू हम लोग उन मसल्स को ठीक करते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा उन मसल्स को यूज़ करना कि पेशेंट जो है वो अपना असल जो गेस्चर है कि असल मूवमेंट उसकी क्या है वो ही भूल जाए। ठीक है, तो इस तरह बहुत ज़्यादा उसको अल्टरनेटिव पाथ को यूज़ करना कि जो क्या नाम है पेशेंट है वो अपना असल जो उसका गेस्चर है वो ही भूल जाए, तो उसकी वजह से भी हमारे पास जो रिकवरी है वो डिले होती है। अब इसकी एग्जांपल उन्होंने लिम्बिक की देती है। लिम्बिंग क्या होती है? लड़खड़ा के चलना। ठीक है, लड़खड़ा के कब चलेगा? जब उसकी आदत अच्छा जब वो हमारे पास थोड़ा सा ख़राब उसकी मतलब उसके मसल्स थोड़े से कम काम कर रहे हैं, हम उसको ऐसे ही चेक करने के लिए उसको लड़खड़ाने की स्टार्टिंग पोजीशन उसकी लड़खड़ाने के लिए चला रहे हैं कि चलो ये आहिस्ता आहिस्ता चलना सीख लेगा। लेकिन क्या होता है कि वो हम इतना ज़्यादा उसको यूज़ करवाते हैं लड़खड़ाना कि वो असल में जब वो ठीक भी हो जाता है ना, वो चलता है, वो चाहता है कि वो उसको लग रहा होता है कि शायद उसका यही वाला पैटर्न बिल्कुल ठीक है, वो उसी तरह चलना शुरू कर देता है। ठीक है, इसीलिए ये वाला भी तरीका गलत है, बहुत ज़्यादा अल्टरनेटिव पाथ को नहीं यूज़ करना कि रिकवरी का प्रोसेस डिले हो जाए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है एम्स ऑफ एक्सरसाइज थेरेपी। एक्सरसाइज थेरेपी के मेन एम्स क्या होता है, मतलब हमने क्या क्या करना होता है एक्सरसाइज थेरेपी में, हमारा असल मकसद क्या होता है? सबसे पहले तो हमने एक्टिविटी को प्रमोट करना होता है, जो मेन हमारे पास चीज़ होती है। ठीक है, एक पेशेंट नहीं चल सक रहा, हमने उसको उसके अंदर इतने मसल्स को एक्टिव करना है कि उसकी पूरी बॉडी में एक्टिविटी परफॉर्म होने लग जाए। ठीक है, दूसरी हमारे पास आ जाती है कि टू करेक्ट द इनएफिशिएंसी। मसल्स जो है वो हमारे पास उनमें फ्रिक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं, क्या कहते हैं, इनएफिशिएंट हो जाते हैं। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा वो अपने मूवमेंट उस तरह एफिशिएंसी से परफॉर्म नहीं कर सक रहे होते, उतनी स्मूथनेस से परफॉर्म नहीं कर रहे होते जितना वो पहले करते हैं। तो हमने उनके अंदर इस तरह की एक्सरसाइज करवाने की उनके अंदर एफिशिएंसी ठीक हो जाए। उसके बाद टू करेक्ट द पेशेंट टू यूज़ द एबिलिटी ही हैज़ रीगेन इन द परफॉर्मेंस ऑफ द नॉर्मल फंक्शनल एक्टिविटीज़ एंड सो एक्सेलरेट हिज रिहैबिलिटेशन। अब हमने इसमें उसको कोशिश करवानी है कि वो अपनी वो वाली एबिलिटी, अपने अंदर वो वाली सलाहियत निकाले कि जो वो ठीक होके जैसे चलता था या ठीक होके उसकी जो भी इंजरी है वो जैसे उसके पहले इंजरी से पहले जो मसल्स जैसे काम कर रहे थे, हम उसको कोशिश करवाएं कि उसके अंदर वो वाली एबिलिटी दोबारा डेवलप करें, उसके अंदर वही वाली एबिलिटी दोबारा डेवलप करें कि वो अपनी फंक्शनल एक्टिविटीज़ की तरफ आ जाए। ठीक है, उसके बाद अगला हमारे पास टॉपिक आ जाता है टेक्निक्स ऑफ एक्सरसाइज थेरेपी। एक्सरसाइज थेरेपी की मेन टेक्निक्स क्या होती हैं? मतलब कि मूवमेंट यूज इन ट्रीटमेंट में भी, मतलब जो हम लोग ट्रीटमेंट में मूवमेंट यूज़ करते हैं, मेन जो हमारे पास मूवमेंट होती है वो क्या होती है? ठीक है, इसमें हमारे पास एक्टिव मूवमेंट होती है और पैसिव मूवमेंट होती है। एक्टिव मूवमेंट वो होती है, ये हम चीज़ें पीछे पढ़ चुके हैं पहले भी, कि एक्टिव मूवमेंट वो होती है जो हम पेशेंट जो है वो खुद परफॉर्म कर सके। ठीक है, अब इसकी भी आगे दो टाइप्स हैं, एक वॉलेंट्री होती है और एक इनवॉलेंट्री होती है। ठीक है, वॉलेंट्री तो होती है कि उसके अंदर जो पेशेंट खुद कर सकता है, ठीक है, उसके अपने कंट्रोल में होती है, और जो इनवॉलेंट्री होती है वो होती है जो पेशेंट के कंट्रोल में नहीं होती। ठीक है, दोनों चीज़ें कर वो खुद ही रहा है। ठीक है, उसकी बॉडी ही परफॉर्म कर रही है, लेकिन कुछ उसके अपने कंट्रोल में, कुछ उसके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, अब जो वॉलेंट्री है उसमें आ जाती है असिस्टेड, फ्री, असिस्टेड, रेजिस्टेड आ जाती है। मतलब असिस्टेड कुछ में होता है कि पेशेंट को कुछ थोड़ी बहुत असिस्टेंस, मतलब वो खुद भी परफॉर्म कर रहा होता है लेकिन उसमें उसे थोड़ी सी असिस्टेंस की ज़रूरत होती है, और कुछ में उसको बिल्कुल फ्रीली मूव कर सक रहा होता है। कुछ एक्सरसाइज में उसको असिस्टेंस की भी और रेजिस्टेंस दोनों की इकट्ठे ज़रूरत होती है। ठीक है, ये हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे कि किस तरह उसको इकट्ठे की ज़रूरत होती है। असिस्टेंस और रेजिस्टेंस जब इकट्ठे देंगे तो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस में होता है ज़्यादातर ये। ठीक है, मतलब जब हमने किसी मसल्स को स्ट्रेंथनिंग में लेकर आना होता है तो उसको हम असिस्टेंस और रेजिस्टेंस इकट्ठे देते हैं, और उसके बाद हम रेजिस्टेड एक्सरसाइज करवाते हैं। कहीं पे किसी मसल्स को सिर्फ रेजिस्टेंस की भी ज़रूरत होती है। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाते हैं पैसिव मूवमेंट क्या होती है।
पैसिव मूवमेंट मतलब कि जो पेशेंट खुद परफॉर्म नहीं कर सक रहा होता, ठीक है। इसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है रिलैक्स पैसिव मूवमेंट होती है, मतलब कि जो बिल्कुल रिदमिकल मूवमेंट्स होती हैं, बहुत स्लोली परफॉर्म करवाई जा रही होती है, उसको हम कहते हैं रिलैक्स पैसिव मूवमेंट, ठीक है। दूसरा होता है पैसिव मैनुअल मोबिलाइजेशन टेक्निक्स होती हैं, मतलब ये होती हैं कि ये ऑसिलेटरी मूवमेंट्स होती हैं, बहुत स्मॉलर और रिपीटेटिव, मतलब बार बार रिपीट करवाई जा रही होती हैं, वो वाली टेक्निक्स होती हैं। इसमें ऐसी एक्सरसाइजेज होती हैं, ठीक है। इसकी जो रेंज ऑफ मोशन होती है ये बहुत रिस्ट्रिक्टेड होती है। जो मैनुअल मोबिलाइजेशन टेक्निक्स, पैसिव मैनुअल मोबिलाइजेशन टेक्निक्स होती है, मैं आपको इसकी बता रही हूँ कि इसमें ऑसिलेटरी मूवमेंट परफॉर्म्स होती हैं या फिर बहुत ज़्यादा स्मॉलर मूवमेंट होती हैं और उनके वो रिपीटेटिव होती हैं, ठीक है। और उनमें जो रेंज ऑफ मोशन है वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड होता है, ठीक है। उसके बाद पोस्चर आ जाता है आगे। पोस्चर की दो टाइप्स होती हैं, एक्टिव पोस्चर होता है और इनएक्टिव पोस्चर होता है। अब एक्टिव पोस्चर और इनएक्टिव पोस्चर ये अपने नाम से ही बता रहा है कि एक्टिव पोस्चर होता है जो पेशेंट खुद परफॉर्म कर सकता है, जो पेशेंट मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। ये देखें, अचीव बाय मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। मैक्सिमम जो हो जाए मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन उसको हम एक्टिव पोस्चर कहेंगे। पैसिव मूवमेंट होता है कि जो हम लोग एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के बाद, जब मतलब या तो फिजियोथेरेपिस्ट करवाएगा या फिर कोई भी मशीन्स के थ्रू उसको आउटसाइड एक्सटर्नल फोर्स मिलती है उसको, ठीक है। उसको हम पैसिव मूवमेंट कहते हैं। अब जो हमारे पास उसने क्या है, टेक्निक्स विच आर मोस्ट इफेक्टिव फॉर ऑब्टेनिंग द एम्स ऑफ ट्रीटमेंट आर दोज। अब जो हम लोग जो भी एक्सरसाइज करवाएंगे उसको मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव करने के लिए, मतलब कि पेशेंट जल्दी ठीक हो जाए, उसमें क्या क्या तरीके हैं उसने वो बताए हैं कि सबसे पहले तो हमने जितनी ज़्यादा एक्टिविटी परफॉर्म हो सके हमने वो करवानी है। ये चीज़ हमने यहाँ पे भी पढ़ी है, ठीक है। मतलब मेन एम उसका क्या है कि एक्टिविटी परफॉर्म करवानी है, मतलब पेशेंट के अंदर मसल्स के अंदर ऐसी एक्सरसाइज करवानी है कि जिससे उसके जो मसल्स हैं वो एक्टिविटी की तरफ आए, ठीक है, उनमें एक्टिवनेस आ जाए, ठीक है। तो उसने क्या कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमने एक्टिविटी परफॉर्म करवानी है। और अच्छा, अब एक्टिविटी कैसे परफॉर्म होगी? एक्टिविटी हमारे पास तब परफॉर्म होगी मसल्स के अंदर जब वो मैक्सिमल कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। जब और मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन वो तब करेंगे जब उनके सारे मोटर यूनिट्स एक्टिव होंगे। ये चीज़ भी है, मैंने आपको पिछले चैप्टर में ये चीज़ हमने पढ़ी थी कि जब हमारे पास मोटर यूनिट सारे एक्टिव होंगे तो हमारे पास मैक्सिमल कॉन्ट्रैक्शन होती है, ठीक है। इस तरह हमारे पास क्या होगा कि जो एक्टिविटी होगी वो भी मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। एक और चीज़ भी उन्होंने यहाँ बताई हुई है कि जो हमारे पास जब मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन होती है ना, वो हमारे पास तब होती है जब जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस हम देंगे, ठीक है। जितनी ज़्यादा हम बॉडी में रेजिस्टेंस देंगे उतनी ज़्यादा वो मैक्सिमम, मतलब वो इतनी ज़्यादा उसके अंदर वो कोशिश करेगा कि वो इतनी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन परफॉर्म करे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जितनी ज़्यादा वो रेजिस्टेंस देंगे हम बॉडी में उतनी ज़्यादा वो कॉन्ट्रैक्शन परफॉर्म करेगा, और जितनी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन परफॉर्म करेगा उतनी ज़्यादा वो स्ट्रेंथनिंग होगी उसकी मसल में, और जितनी ज़्यादा वो स्ट्रेंथनिंग करेगा उतनी ज़्यादा एक्टिविटी आएगी, ठीक है। ये चीज़ तरतीब से चल रही है। उसके बाद अगली चीज़ हमने क्या करवानी है कि हमने उसको वो पैटर्न ऑफ मूवमेंट परफॉर्म करवाना है, मतलब उसके अंदर वो वाली एक्सरसाइजेस करवानी है जो वो नॉर्मल रूटीन में यूज़ करता रहा है अपनी बॉडी के अंदर, ठीक है, ताकि वो अपनी असल चलने का तरीका है या असल उसकी बॉडी का जो पोजीशन है वो ना भूल जाए, ठीक है। ये देखें, द डिमांड एज much as activity as possible are used a pattern of the movement which are the same as those which be by the patient फॉर हिज नॉर्मल फंक्शनल एक्टिविटीज़। मतलब कि जो नॉर्मल फंक्शनल एक्टिविटीज़ में यूज़ करता रहा है हमने उसको वो वाले पैटर्न्स यूज़ करवाने हैं, हमने कोशिश करने के वो पैटर्न यूज़ करें, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे हमारे पास क्या आ जाता है कि ये सारी चीज़ वही बताई हुई, इसको अपडेट करेंगे, इसमें सारा कुछ वही सेम वही सब कुछ बताया हुआ है। उसके बाद अगली चीज़ हमारे पास आ जाती है अप्रोच ऑफ द पेशेंट्स प्रॉब्लम, कि हमने पेशेंट की प्रॉब्लम हमने उसकी बैठ के पहले सारी स्टोरी बैठ के सुननी है कि हमने वो हमारे पास जब आएगा तो कि वो किस तरह, मतलब उसको हुआ क्या है, उसकी बैक हिस्ट्री क्या है, ये सारी चीज़ें हमने उसकी मतलब बैठ के एक तरफ सुननी है कि उसको मसला क्या है असल में, ठीक है। आगे आ जाते हैं असिस्टेंस ऑफ द पेशेंट्स कंडीशन, पेशेंट की कंडीशंस के असिस्टेंस कैसे लेने, मतलब वो जो चीज़ बताएगा कि उसको मसला क्या है, उसके बाद हमने उसको जज कैसे करना है कि उसको असल में जो चीज़ ये बता रहा है इसके बाद इसको क्या मसला है, इसके बाद हमने इसको ठीक कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले तो उसकी डिटेल असेसमेंट लिख लेनी है हमने कहीं पर, ठीक है। जो एक चार्ट बना लेना है फिजियोथेरेपिस्ट ने, ठीक है। उस चार्ट में प्लान बनाना है कि अच्छा ये डॉक्टर ये इसको मसला है, इसको डॉक्टर ने ये मतलब वो पहले डॉक्टर के पास हो क्या है, ये क्या क्या मेडिसिन खा रहा है, क्या क्या ये काम कर रहा है, इसकी क्या रूटीन है, इसके मतलब ये कब जागता है कब सोता है, हमने वो सारा शेड्यूल बनाना है, ठीक है। उसके बाद हमने टेस्ट उसके लेने हैं, ठीक है। टेस्ट कौन से लेने हैं ये यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये आप लोग जहन में बात रखिएगा, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं, ठीक है। हम लोग पेशेंट को वो परफॉर्म करवाते हैं, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं, ठीक है। वो हम लोग पेशेंट को परफॉर्म करवाते हैं, ठीक है, जिसमें हम उसकी एबिलिटीज़ और डिसेबिलिटीज़ का पता लगाते हैं कि वो क्या कर सकता है और वो क्या नहीं कर सकता, ठीक है। अब ये देखें, ये आगे वो जो हमने टेस्ट परफॉर्म करवाया ना उससे हमने ये थोड़े से नतीजे निकाले हैं, ठीक है। वो क्या है कि व्हाट डज द पेशेंट नीड टू डू, पेशेंट को क्या करना चाहिए, पेशेंट की
कॉपरेशन सबसे ज़्यादा हमारे लिए मैटर करती है, ठीक है। हम लोग पेशेंट को जो भी कहेंगे उसको हमारे साथ कॉपरेट करना पड़ेगा, मतलब वो चिड़चिड़ा ना हो बिल्कुल भी, उसको हमारे साथ कॉपरेट करना पड़ेगा। और उसको हमने जो भी उसके साथ मिलने आ रहे हैं या जो भी इसके रिलेशंस होते हैं, कम इन डेली कॉन्टैक्ट विद हिम, रिक्वायर्ड टू डिस्कवर इज नीड फॉर द एक्टिविटी दोज विच आर मोस्ट अर्जेंट आर गिवन प्रायोरिटी इन ट्रीटमेंट। अब जो उसके साथ जो रह रहे हैं लोग, जो भी उसके साथ मिलने आते हैं, उनको एक्टिविटी की तरफ उसको करवाना है, कि उसको मतलब समझाना है कि तुमने ठीक होना है तो तुम्हें ये सब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। और उसको सबसे पहले वो पार्ट्स हमने ठीक करवाने हैं जो ट्रीटमेंट में ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आगे जाता है व्हाट कैन द पेशेंट डू, पेशेंट कर क्या सकता है। एक तो था ना कि पेशेंट को करना क्या चाहिए, उसकी कॉपरेशन होनी चाहिए। दूसरा है कि पेशेंट के अंदर क्या क्या एबिलिटीज़ हैं, ठीक है, वो ऐसा क्या कर सकता है कि उसको जो चीज़ हमने उसको भी समझानी है कि वो ये काम कर सकता है, ठीक है। अब पेशेंट को व्हाट कैन पेशेंट नीड टू डू, पेशेंट एबिलिटीज़ प्रोवाइड अ मीन ऑफ करेक्टिंग द कंपनसेटिंग फॉर इज लॉस ऑफ फंक्शन। पेशेंट के अंदर जो भी एबिलिटीज़ हैं वो हमें इस बात का सबूत देंगी कि ये हमारे पास जो इसका फंक्शन जो भी इसके पार्ट्स हैं वो लॉस हुए हैं, उसको हम ठीक कर सकते हैं उसकी एबिलिटी से, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग मसल्स, जो उसके अंदर जो स्ट्रॉन्ग मसल्स होंगे जो बिल्कुल ठीक होंगे, उनको यूज़ करते हुए हम उसकी जो अंदर जो वीक मसल्स होंगे उनको ठीक करेंगे, ठीक है। अच्छा, आगे उन्होंने बताया हुआ एज देयर इज अ टेंडेंसी फॉर द पेशेंट टू कंसंट्रेट ऑन देयर इनएबिलिटीज़। अच्छा, हमने पेशेंट को ये नहीं करने देना, पेशेंट मतलब फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है या वो दुख में आ जाता है कि वो बार बार भी करने से रिपीटेडली भी करने से नहीं ठीक हो रहा, ठीक है। मतलब वो बार बार हम उसको एक्सरसाइज करवाएंगे कि अच्छा अभी ये कर लिए, दोबारा भी यही करनी है, तो वो समझेगा शायद मैं ठीक ही नहीं हो रहा, ठीक है, मेरे अंदर कोई एबिलिटी ही नहीं है, वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा। हमने उसको इस चीज़ की तरफ नहीं लाना, हमने उसको इनकरेज करना है, उसको इस काबिल बनाना है कि तुम्हारे अंदर ये देखो ये एबिलिटी भी है, तुम्हारे अंदर ये एबिलिटी भी है। उसको उसकी डिसएबिलिटीज़ की बजाय उसको उसकी एबिलिटीज़ बतानी है, ठीक है। उसके बाद आगे जाता है व्हाट इज़ अ पेशेंट अनएबल टू डू, पेशेंट क्या नहीं कर सकता। सीरीज ऑफ द टेस्ट ऑफ द मसल्स एफिशिएंसी इन जॉइंट, जब हम वो टेस्ट सारे जो उसके मसल्स और जॉइंट्स के जितने भी टेस्ट होंगे, जब हम वो सारे ले लेंगे, उसके बाद हमें उन टेस्ट के जरिए पता चलेगा कि पेशेंट क्या नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाते हैं सम मेथड्स ऑफ द टेस्टिंग। अब टेस्टिंग कौन कौन से टेस्ट हैं, सबसे पहले फंक्शनल टेस्ट है। फंक्शनल टेस्ट क्या होता है कि जो भी हम नॉर्मल रूटीन में पेशेंट जो भी काम कर रहा है, कोई गार्डनिंग कर रहा है, कुकिंग कर रहा है, हमने उसकी वो देखनी है कि वो गार्डनिंग कर रहा है तो वो उसकी जो मसल्स उसके वीक हैं वो किस तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। वो हम लोग ने छोटी छोटी चीज़ें जब नोट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि अच्छा ये काम नहीं कर सकता, ठीक है। ये वाला पॉइंट जो हमने व्हाट इज़ द पेशेंट अनएबल टू डू, हमने ये पॉइंट रिकॉग्नाइज करने के लिए हमने उसके ये वाले सारे टेस्ट लेने हैं, ठीक है। अच्छा, फंक्शनल टेस्ट में क्या होगा कि पेशेंट असेस पेशेंट नीड्स एंड एबिलिटीज़ के उसके अंदर क्या क्या एबिलिटीज़ हैं विद रिगार्ड टू फंक्शनल एक्टिविटीज़। फॉर एग्जाम्पल मोबिलिटी एक्सरसाइज, मतलब कि वो बेड पे जा रहा है या फिर वो जो भी कोई मूवमेंट कर सॉरी कोई भी मोबिलिटी करे तो उसके हमने देखने हैं। या फिर पर्सनल केयर, मतलब वो अपनी पर्सनल केयर, कोई भी ड्रेसिंग करे, ईटिंग करे, वॉशिंग करे, कुछ भी करे तो हमने उसको वो भी नोट करना है कि वो किस तरह कर रहा है, ठीक है। ये सारा कुछ हमने करना है। उसके बाद हमने उसको अच्छा ये सारी चीज़ें वो नॉर्मल रूटीन में, मतलब वो घर में करेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पर इसकी देखनी है। एज परफॉर्मेंस इज रिकॉर्डेड। अच्छा, वो जो भी काम करके आएगा ना हमारे पास, हमने उसकी तारीफ़ करनी है, उसको इंकरेज करना है, ठीक है, तुमने बहुत अच्छा किया, ठीक है, ताकि वो फ्रस्ट्रेटेड ना हो जाए। उसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट की कॉपरेशन बहुत ज़रूरी है इस टेस्ट में, ठीक है। इसके बाद अगला आ जाता है टेस्ट फॉर जॉइंट रेंज। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो भी जॉइंट्स लिमिट होते हैं, मतलब जिनके ऊपर मूवमेंट लिमिट हो जाती है, ठीक है। अच्छा, जो हमारे पास जो भी पेशेंट आएगा तो उसके अंदर जो भी प्रॉब्लम होगा ना, सबसे पहले उसके अंदर वो जो भी मसल्स उसके काम नहीं कर रहे होंगे, उनमें हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि इसकी कोई जॉइंट की लिमिटेशन तो नहीं है, क्योंकि जॉइंट की लिमिटेशन भी हमारे पास मेन पर्पस होता है, मेन रीज़न होती है कि कोई भी मूवमेंट अगर नहीं हो रही है आपके पास, ठीक है। तो अगर किसी जॉइंट में लिमिटेशन आ जाती है तो वो हमारे पास मेन रीज़न होता है कि हमारे पास प्रैक्टिस में या जो भी एक्सरसाइज हम परफॉर्म करवा रहे होंगे उसमें उसको बहुत डिफिकल्टी पेश आ रही होगी, ठीक है। इसके लिए हमने क्या करना होगा कि एक सूटेबल पोजीशन पेशेंट के को देनी होगी, ठीक है, कि वो उसी पोजीशन में ही बैठा रहे या लेटा रहे, जो भी एक सूटेबल पोजीशन होगी, जिसके क्या फ़ायदा होगा, जो पेशेंट के लिए स्टेबल होगी, ठीक है, जिसमें वो बहुत स्टेबल हो जाए। और कोई भी स्ट्रक्चर पेशेंट का जॉइंट, जो भी कोई जॉइंट होगा जिसमें लिमिटेशन आ रही होगी ना, अगर हम उसकी सूटेबल पोजीशन उसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो वो जो हमारे पास उसके अंदर लिमिट आ रही होगी उसकी जॉइंट के अंदर, वो लिमिट नहीं आएगी, ठीक है।
हमने इस तरह करना है। अब उन्होंने एग्जांपल कैसे बताई कि हम लोग नी की जब फ्लेक्शन करेंगे, अगर किसी पेशेंट के हम नी की फ्लेक्शन करवा देंगे, अच्छा हमने जब वो पेशेंट की सूटेबल पोजीशन बनानी है ना, उसका फ़ायदा हमें ये होगा कि हमें रेंज ऑफ मोशन फुल मिलेगी, ठीक है। सबसे बेहतरीन, सबसे जो हमारे पास मेन हमारा फ़ायदा वो होता है, क्या नाम है, हमने जो हमारा मेन पर्पस क्या होता है कि हमने पेशेंट के अंदर फुल रेंज ऑफ मूवमेंट लानी है, ठीक है। और वो फुल रेंज ऑफ मूवमेंट नहीं आएगी जब तक हमारे पास जॉइंट्स में लिमिटेशन होगी, ठीक है। जब जॉइंट में लिमिटेशन ख़त्म करनी है तो हमने क्या करना होगा कि सूटेबल पोजीशन हमने पेशेंट के ऊपर अप्लाई करनी होगी, ठीक है, जिससे क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल उन्होंने बता दी कि जो काफ मसल्स होते हैं नी की फ्लेक्शन में, जब हम नी की फ्लेक्शन करेंगे उसमें हम एंकल मूवमेंट की फुल रेंज ऑफ मूवमेंट हमें मिल जाएगी, ठीक है, नी की फ्लेक्शन में। और वो कब मिलेगी, जब हम क्या करेंगे कि हमारे जो काफ मसल्स होंगे वो रिलैक्स होंगे, मतलब काफ मसल्स को स्टेबल करना पड़ेगा। सूटेबल पोजीशन आ गई यहाँ पे, समझ आ गई। काफ मसल्स को हमने रिलैक्स कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, नी की फ्लेक्शन से हमें एंकल जॉइंट की एंकल की जो रेंज है वो हमें फुल मिल गई है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि हम लोग जो लिमिटेशन ऑफ द जॉइंट है, इसके लिए हम लोग एक वो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, इसको कहते हैं गोनियोमीटर, ठीक है। गोनियोमीटर कैसे यूज़ होता है कि, अच्छा इससे पहले एक और पॉइंट भी आप लोग ध्यान में रखें कि जो हमारे पास ये जो क्या कहते हैं स्टेबल सूटेबल पोजीशन अप्लाई करवाते हैं ना पेशेंट के ऊपर, ये कैसे करवाते हैं कि जो हमारे पास प्रॉक्सिमल बोन होती है ना, जो भी जॉइंट होगा जिसमें भी लिमिटेशन होगी, उसकी जो प्रॉक्सिमल बोन होगी वो हमारे पास फिक्स होगी, ठीक है। और जो क्या नाम है, जहाँ पे मूवमेंट करवाई जा रही होगी ना, वो एक मतलब एक पर्टिकुलर प्लेन में, एक खास प्लेन में मूवमेंट करवाई जा रही होगी, और वो जो जॉइंट होगा उसकी जो प्रॉक्सिमल बोन होगी उसको हम वो रखेंगे, फिक्स रखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, उसको उन्होंने आगे बताया हुआ गोनियोमीटर हमारे पास यूज़ होता है रेंज ऑफ जॉइंट रेंज के लिए, हमारे पास एक गोनियोमीटर यूज़ होता है। गोनियोमीटर में क्या होता है कि हमारे पास जो क्या कहते हैं उसका जो पाइवट होता है ना गोनियोमीटर का, वो जॉइंट के ऊपर रखा जाता है, ठीक है। और उसका जो एक आर्म होता है वो प्रॉक्सिमल बोन के ऊपर रखा जाता है, और जो एक आर्म होता है ना वो उस बोन के ऊपर रखा जाता है जो मूव कर रही होती है, ठीक है। एक तो हमारे पास प्रॉक्सिमल बोन के ऊपर रखा जाता है एक आर्म जो है, मतलब जैसे एक पाइवट है उसका गोनियोमीटर का, ठीक है, उसका जो एक आर्म है वो हमारे पास उस क्या कहते हैं प्रॉक्सिमल बोन के ऊपर रखा जाता है जो फिक्स होता है, और एक आर्म जो है उसका वो मूवेबल बोन के ऊपर रखा जाता है जहाँ पे मूवमेंट परफॉर्म करवानी होती है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास मेजरमेंट किससे आएगी, एक्स नॉट से आएगी, ठीक है। अब वो मेजरमेंट कैसे आती है कि हमारे पास जो जॉइंट है वो कितनी डिग्री ले कर है अपनी नॉर्मल जॉइंट रेंज ऑफ मूवमेंट में परफॉर्म करवाने से कितनी डिग्री कम परफॉर्म करवा रहा है। जो पेशेंट का जॉइंट होगा ना जिसमें लिमिटेशन परफॉर्म हुई होगी, वो हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें लिमिटेशन है जॉइंट में, कि वो जो एक्चुअल मूवमेंट होगी, जो बिल्कुल स्मूथ मूवमेंट होगी, जहाँ पे रेंज ऑफ मोशन हमारे पास फुल होगी ना, उससे वो कितनी डिग्री 30 डिग्री 20 डिग्री कम परफॉर्म करवा रहा है, ठीक है। ये हमें पता लगाएगा कि ये वो हमें कौन बताएगा, गोनियोमीटर बताएगा, ठीक है। उसके बाद ये उन्होंने कहा है कि ये जो तरीका है ना ये तो ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। उसके लिए हम लोग क्या होगा कि एज ए नॉर्मल रेंज ऑफ द मूवमेंट वेरीज कंसिडरेबली इन इंडिविजुअल, ठीक है। नॉर्मल रेंज हर इंडिविजुअल में बहुत डिफरेंट होती है। द कॉन्ट्रालेटरल जॉइंट शुड ऑलवेज बी मेजर्ड फर्स्ट व्हेन पॉसिबल। कॉन्ट्रालेटरल जॉइंट को हम लोग मतलब जो उसके ऑपोजिट जॉइंट्स होंगे उनको हम लोग पहले मैयर करेंगे, ठीक है। व्हेन एन एंगल मैयर इन अनसूटेबल एंड एक्सटेंसिबल टेप, अच्छा जब वो एंगल अगर अनसूटेबली हमारे पास मैयर हो रहा है ना, कि मैंने आपको बताया था गोनियोमीटर इतना एक्यूरेट मैयर नहीं करता, तो वो लोग तो हम लोग क्या करेंगे कि एक टेप होती है उसको हम मैयर करेंगे, ठीक है। कैसे मैयर करेंगे, दो बोनी पॉइंट्स के दरमियान जो उस टेप को मैयर करेंगे टू प्रोवाइड द मीन्स ऑफ असेसिंग एंड इंक्रीज और डिक्रीज इन रेंज ऑफ मूवमेंट। उससे हमें पता चल जाएगा कि रेंज ऑफ मूवमेंट कितनी कम और कितनी ज़्यादा है एक जॉइंट के अंदर जो लिमिटेशन आ रही होती है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है टेस्ट फॉर न्यूरोमस्कुलर एफिशिएंसी। न्यूरोमस्कुलर एफिशिएंसी मतलब कि ब्रेन से रिलेटेड है ये, ठीक है। अब न्यूरोमस्कुलर एफिशिएंसी मतलब जहाँ से हमारे पास इम्पल्सेस आ रही होती हैं मूवमेंट के लिए, तो वहाँ पे हमने टेस्ट कैसे परफॉर्म कराना है, ठीक है। इसके लिए दो हमारे पास टेस्ट परफॉर्म होते हैं, एक तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल टेस्ट परफॉर्म होता है और एक हमारे पास मैनुअल मसल टेस्टिंग परफॉर्म होता है। मैनुअल मसल टेस्टिंग हम आगे जाके पढ़ेंगे, आप लोगों को प्रैक्टिकल्स में भी आता है, ठीक है। पहले टेस्ट हमारे पास आता है इलेक्ट्रिकल टेस्ट। इलेक्ट्रिकल टेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट परफॉर्म नहीं करवाता, वो डॉक्टर्स परफॉर्म करवाते हैं। इलेक्ट्रोमायोग्राफ से स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व होता है, ठीक है, वो हमारे पास इलेक्ट्रोमायोग्राफ से पता चलता है, ठीक है। उससे हमें पता चलता है कि जो ये जो न्यूरोमस्कुलर एफिशिएंसी है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करी है, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रिकल टेस्ट है ये हमारे पास मसल्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है।
और इसमें हमारे पास जो अगर पेशेंट जो बिल्कुल भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर सक रहा होता है, इससे हमें वो पता चलता है, ठीक है। ये मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होती है इसमें, ठीक है। उसके बाद जो मैनुअल मसल टेस्टिंग है ना, ये इसके ग्रेड्स होते हैं, ठीक है। 0 to 5 ग्रेड्स होते हैं, उसमें ये टेस्ट होता है, ठीक है। पेशेंट का स्टार्ट जो 5 ग्रेड से लेते हैं, ठीक है। 5 ग्रेड सबसे बेस्ट ग्रेड होता है। अगर 5 ग्रेड से आगे चला गया है मतलब तो उसका मतलब है वीक जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर वो 5 ग्रेड में या 4 ग्रेड में है तो उसका मतलब है बहुत अच्छा है, पेशेंट बिल्कुल ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर 5-4 पे वो परफॉर्म नहीं कर रहा मूवमेंट, उससे पीछे परफॉर्म कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में नहीं है उसके मसल्स, ठीक है। अब क्या होगा इसमें कि 0 to 5 हमारे पास मूवमेंट परफॉर्म करवाते हैं, हम 5 से शुरू करते हैं मूवमेंट, ठीक है। कभी भी 0 से परफॉर्म नहीं करवाते मूवमेंट, 5 से परफॉर्म करवाते हैं। 5 में क्या होता है, नॉर्मल मूवमेंट होती है बिल्कुल, ठीक है, जिसमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस देते हैं, ठीक है। पेशेंट को मैक्सिमम रेजिस्टेंस देंगे, अगर वो उसको बेयर कर रहा है तो इसका मतलब है उसके मसल्स बिल्कुल एक्यूरेट पोजीशन में है, ठीक है। उसके बाद हम 4 ग्रेड में आते हैं। 4 ग्रेड में अगर वो नॉर्मल परफॉर्म नहीं कर रहा तो हम उसको मूवमेंट अगेंस्ट ग्रेविटी एंड सम रेजिस्टेंस, हम उसको थोड़ी सी कम रेजिस्टेंस देते हैं, ठीक है। अगर वो नॉर्मल रेजिस्टेंस मतलब मैक्सिमम रेजिस्टेंस को बेयर नहीं कर रहा तो हम उसको थोड़ी सी नॉर्मल रेजिस्टेंस देते हैं, मतलब थोड़ी सी कम रेजिस्टेंस देते हैं, तो वो 4 ग्रेड में होगा, उसको हम गुड ग्रेड कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग थ्री पे आ जाते हैं। ये अच्छा, उसके बाद हम लोग 3 पे आ जाते हैं। 3 में हम लोग उसको फेयर रेजिस्टेंस देंगे, मतलब थोड़ी सी ग्रेविटी बिल्कुल नहीं देंगे उसमें उसको, ठीक है। और सॉरी, रेजिस्टेंस भी नहीं देंगे उसमें, ग्रेविटी भी नहीं देंगे। वो पेशेंट जो वो खुद परफॉर्म करेगा 3rd ग्रेड में, ठीक है। उसके बाद हम लोग 2 में आ जाते हैं। वीक होगा, वो बिल्कुल ही पेशेंट खुद परफॉर्म नहीं कर सकेगा, उसमें स्मॉल मूवमेंट्स होंगी, छोटी छोटी सी मूवमेंट होगी उसमें पेशेंट के मसल्स की, और उसमें थोड़ी बहुत ग्रेविटी भी होगी, ठीक है। और जो उसके बाद 1 ग्रेड आता है। 1 ग्रेड में फ्लिकरिंग मूवमेंट, मतलब थोड़ी थोड़ी ये शिवरिंग होगी हमारी उसमें मसल्स में, कांप रहे होंगे हमारे मसल्स, तो वो हमारे पास उसमें फ्लिकर कॉन्ट्रैक्शन 1 ग्रेड में आ जाता है। उसके बाद 0 ग्रेड आता है, जिसमें बिल्कुल भी कोई मूवमेंट परफॉर्म नहीं होती, थोड़ी सी फ्लिकरें भी नहीं हो रही होती हमारे मसल्स के, हमें पेशेंट को पता चल जाए कि अच्छा मैं कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। वो हमारे पास 0 ग्रेड आता है, जिसमें पेशेंट कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे आ जाते हैं। उसके बाद आगे आ जाते हैं सर्कमफेरेंस टेस्ट। सर्कमफेरेंस टेस्ट क्या होता है कि हम लोग इस टेस्ट के ज़रिए हम लोग ये पता लगाते हैं कि जो हमारे पास पावर है और हाइपरट्रॉफी होता है कि जो पेशेंट्स के अंदर वो बढ़ जाता है, क्या कहते हैं, उनकी लेंथ बढ़ जाती है पेशेंट के मसल्स की, ठीक है। उसको हम हाइपरट्रॉफी कहते हैं, ठीक है। अब जो पेशेंट्स के मसल्स की लेंथ है उसकी और पावर का जो रिलेशनशिप होता है ना, उसको हम कहते हैं सर्कमफेरेंस मेजरमेंट, ठीक है। कि उसके अंदर उनका पावर से लेकर उनके हाइपरट्रॉफी तक का कितना सर्कमफेरेंस होता है, उसको हम सर्कमफेरेंस कहते हैं। इसके लिए हम टेप यूज़ करते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये लिखा हुआ है, टेप मेयर मेड फ्रॉम सम इनएक्सटेंसिबल मटेरियल यूज टू मेयर द सर्कमफेरेंस ऑफ द लिम्ब एट अ प्री डिटरमाइंड लेवल। लिम्स की, अपर लिम्ब या लोअर लिम्ब, जिसकी भी लिम्ब की हमने सर्कमफ्रेंस डिटरमाइन करना है, वो हम करेंगे कि ज़्यादातर अपर लिम्ब क्या होता है कि उसके मसल्स जो है हमारे पास उनके अंदर हाइपरट्रॉफी आ जाती है, तो उसके साथ हम पावर और हाइपरट्रॉफी का रिलेशनशिप जो है वो मेजर कर रहे होते हैं, उसको सर्कमफ्रेंस मेजर कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला टेस्ट हमारे पास आ जाता है कि अच्छा, ये जो सर्कमफ्रेंस मेजरमेंट है ना, ये हमारे पास कोई अच्छा सूटेबल टेस्ट नहीं है, ठीक है। ये एक्यूरेट नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। उसके बाद स्टैटिक पावर टेस्ट आ जाता है। इसमें क्या होता है, अच्छा, इसमें क्या होता है कि स्टैटिक पावर टेस्ट में होता है कि हम लोग जो क्या कहते हैं, इसमें स्प्रिंग बैलेंस यूज़ होता है 50 और 100 एलबीज़ का, ठीक है। या 50 या 100 एलबीज़ का स्प्रिंग बैलेंस यूज़ होता है। और जो एक्सटेंसिबिलिटी है, मतलब वो ज़्यादा एक्सटेंसिबल नहीं होता, इतना ज़्यादा स्प्रिंग वो उस लिम्ब के वेरी कर रहा होता है, कि पेशेंट के लिम्ब के साथ वेरी कर रहा होता है, लेकिन ज़्यादा एक्सटेंसिबल नहीं होता, ठीक है। उसके बाद उन्होंने इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट है ना, उसके अंदर कि वो 1 मिनट के अंदर 3 रिपीटिशंस करता है, ठीक है। 3 रिपीटेड मूवमेंट्स परफॉर्म करता है, उसमें फिर वो उसकी एक्सटेंसिबिलिटी वो रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। रिकॉर्ड कैन बी मेड ऑफ द मैक्सिमम पाउंडेज रिकॉर्डेड और ऑफ लेवरेज पाउंडेज रिकॉर्डेड एज ए रिजल्ट ऑफ 3 एफर्ट मेड एट 1 मिनट इंटरवल, ठीक है। 3 एफर्ट्स में वो 1 मिनट में 3 एफर्ट्स परफॉर्म करते हैं, और उसके साथ वो उसके रिकॉर्ड करते हैं स्टैटिक पावर टेस्ट में, ठीक है। उसके बाद डायनेमिक पावर टेस्ट आ जाता है। डायनेमिक पावर टेस्ट उन्होंने साइंटिस्ट का नाम बताया कि डी लॉर्मे और वेटकिंस ने ये जो मेथड है इसको डिवाइस किया था, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्रोग्रेसिव रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस देते हैं हम, ठीक है। मतलब रुक रुक के, प्रोग्रेसिव होता है कि रुक रुक के किसी बॉडी में थोड़ी थोड़ी करके उसको रेजिस्टेंस देना, झटके झटके से, ठीक है। इसमें क्या होता है, मैक्सिमम वेट विच कैन बी लिफ्टेड वंस ओनली प्रिस्क्राइब्ड रेंज इज कॉल्ड द 1 रेपिटेशन मैक्सिमम। मतलब एक ही दफ़ा में जितना वेट आपने उठा लिया ना, उसको हम कहते हैं 1 रेपिटेशन मैक्सिमम।
और एंड मैक्सिमम वेट विच कैन बी लिफ्टेड 10 टाइम्स एट नेचुरल स्पीड। एक नेचुरल स्पीड में 10 दफ़ा किसी वेट को उठाना बार बार, मतलब विदाउट फटीक, मतलब थके बगैर। एक कुछ रखा हुआ है उन्होंने नीचे, ठीक है, 10, और उसको आपने 10 दफ़ा उठाना है, ठीक है, 10 दफ़ा उठा के रखना है और थके बगैर, तो उसको हम कहेंगे 10 रेपिटेशन मैक्सिमम। अब इस दौरान जो पेशेंट थकेगा ना, तो उसको हम लोग कहेंगे डायनेमिक पावर टेस्ट को इसी तरह परफॉर्म करवाते हैं कि अगर वो पेशेंट ने 10 टाइम्स नहीं उठा सका, वो 6 टाइम उसने उठाया और बीच में वो थक गया, उसके बाद वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, नहीं उठा सका, तो इसका मतलब है वो उसी हिसाब से फिर उसकी करेंगे कि ये कितना वीक है, इसके अंदर कितनी इसके और उसकी ज़रूरत है रेजिस्टेंस की, ठीक है। और कोई पेशेंट होगा कि वो 7 टाइम्स उठा लेगा और उसके बाद वो नहीं इस काबिल होगा कि वो आगे उठा सके, तो उसको हम कहेंगे इस तरह ये 10 रेपिटेशन मैक्सिमम और 1 रेपिटेशन मैक्सिमम के एक्सरसाइज परफॉर्म करवाते हैं डायनेमिक पावर टेस्ट में, ठीक है। उसके बाद एंड्योरेंस टेस्ट होता है। एंड्योरेंस का मतलब बर्दाश्त होता है, ठीक है। एंड्योरेंस टेस्ट होता है कि जो मैक्सिमल रिकॉर्डिंग द ड्रॉप इन द मैक्सिमल पावर, कि पेशेंट के अंदर ऑफ द मसल व्हेन देयर एफर्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज रिपीटेड एट अ गिवन इंटरवल, किसी बॉडी में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन बार बार रिपीटेड एक्सरसाइजेस करवाई जा रही हैं, ठीक है, और उसमें उन्होंने देखना है कि इसके अंदर कितना पोटेंशियल है कि ये बार बार रिपीटिंगली कर रहा है, ठीक है, इसके अंदर कितनी मतलब कितनी बर्दाश्त है, ठीक है। जब वो उस बर्दाश्त के अंदर ड्रॉप आ जाएगा कि वो नहीं कर सकेगा और तो उसके ज़रिए से वो एंड्योरेंस टेस्ट को भी जज कर लेंगे कि इसके अंदर कितनी, इसके मसल्स के अंदर कितनी एंड्योरेंस है कि वो कितना बेयर कर सकते हैं एक मैक्सिमल पावर को, ठीक है। उसके बाद स्पीड टेस्ट होता है कि कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म करवाएंगे वो स्टॉप वॉच के हिसाब से करवाएंगे, साथ हम स्टॉप वॉच रखेंगे और उसके टाइम्ड होनी चाहिए वो कोई भी एक्सरसाइज जो भी हम करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद टेस्ट फॉर कोऑर्डिनेशन होता है। टेस्ट फॉर कोऑर्डिनेशन होगा कि पेशेंट के जितने भी मसल्स हैं वो सारे मतलब उसके जो मसल्स हैं वो सारे, कोई भी मूवमेंट अगर परफॉर्म करवा रहे हैं तो वो उसके जो मसल्स हैं वो सारे कोऑर्डिनेटेड हैं कि नहीं है। इसके ये हम किस तरह पता करेंगे कि कोई भी पेशेंट को हम लोग कोई भी उसकी मूवमेंट करवाएंगे कि जैसे इधर उन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि अगर हम उसकी जो फिंगर है वो उसको नोज़ की टिप पे लेके जाने के लिए कहेंगे, तो इसके लिए भी ये हमें तो आसान सी मूवमेंट लग रही होती है, लेकिन जो पेशेंट होगा जो अफेक्टेड होगा उसको पता होगा कि कितनी मुश्किल मूवमेंट है, उसके लिए वो परफॉर्म करना मुश्किल होगा, ठीक है, अगर उसके मसल्स कोऑर्डिनेटेड नहीं होंगे, ठीक है। अगर उसके मसल्स कोऑर्डिनेटेड होंगे तो वो आराम से नोज़ तक लेके जा सकेगा अपनी फिंगर को, ठीक है। उसके बाद टेस्ट ऑफ सेंसेशन है, मतलब कि हमारे सेंसरी उसको वो चेक कर रहे होते हैं। ये मैं आप लोगों को आगे जाके बताऊंगी किस तरह उन्होंने ये टेस्ट परफॉर्म करवाए। यहाँ उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, लेकिन मैं आप लोगों को आगे जाके बताऊंगी कि ये कौन कौन से टेस्ट होते हैं कि इसके लिए परफॉर्म करवाने होते हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने वाइटल कैपेसिटी और रेंज ऑफ मोशन को, रेंज ऑफ रेस्पिरेटरी एक्सकर्जन को मैयर किया हुआ है कि ये हम ये फिजियोलॉजी में इसी तरह पढ़ लेंगे। स्पायरोमीटर यूज़ होता है, उसको हम परफॉर्म करवाते हैं कि वाइटल कैपेसिटी होता है कि जो भी इनहेलेशन या एक्सहेलेशन करते हैं लंग्स में एयर की, उसका रेट को मैयर करना होता है, उसको हम स्पायरोमीटर कहते हैं, ठीक है। ये हम लोग मैयर करते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर में, ठीक है। उसके बाद अगला है लेंथ, लेग की मैयरमेंट हो रही होती है। ट्रू शॉर्टनिंग होती है और एक अपेरेंट शॉर्टनिंग होती है। ट्रू शॉर्टनिंग को हम लोग मैयर करते हैं इंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन से लेकर या अपर मार्जिन ऑफ ग्रेट ट्रोकेंटर से लेकर लेटरल मेल्यूलस तक, ठीक है। लेटरल मेल्यूलस हमारा कहाँ पे होता है, नी से थोड़ा सा, नी से नीचे होता है लेटरल मेल्यूलस, ठीक है। उसके बाद अपेरेंट शॉर्टनिंग होती है, एक हमने ट्रू शॉर्टनिंग पढ़ ली और एक अपेरेंट शॉर्टनिंग होती है। अपेरेंट शॉर्टनिंग होती है अम्बिलिकस या जेफिस स्टर्नम टू द लेवल ऑफ द नी जॉइंट, ठीक है। मतलब चेस्ट, ये चेस्ट से ऊपर थोड़ा सा होता है एम्बिलिकस या जेफिस स्टर्नम, यहाँ से लेकर नी जॉइंट या टिप ऑफ मीडियल मेल्यूलस तक अपेरेंट शॉर्टनिंग की मेजरमेंट हो रही होती है, ठीक है। लेंथ लेग में 2 शॉर्टनिंग है, एक ट्रू शॉर्टनिंग और एक अपेरेंट शॉर्टनिंग होती है, ठीक है। और आखिरी चीज़ हमारे पास आ जाती है मेजरमेंट ऑफ द एंगल ऑफ पेल्विक इंक्लिनेशन के पेल्विस की जो क्या कहते हैं मेजरमेंट हमने करानी होती है वो हम लोग करवाते हैं पेल्विक इंक्लिनोमीटर से, ठीक है। बाकी ये चैप्टर बहुत आसान था, छोटा सा चैप्टर था। अगर कुछ ना समझ आई हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा ताकि मैं आप लोगों को जवाब दे सकूं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ये इट विल हेल्प मी अ लॉट। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।